पूर्वांचल के हालात पर खुलकर बात दिग्गजों के साथ सरकार की कोशिशों से कितनी बदली जनता जनार्दन की जिंदगी, इस पर क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष की राय। इसी को लेकर आईएनएच हरिभूमि लेकर आ रहा है संवाद 2023 प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के साथ। सकारात्मक पहलू हैं जी, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि भिंड की शुरुआत सकारात्मक तरीके से बहुत कम लोगों ने की है और आपने हमारा ये पक्ष रखा, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने बात की अग्निवीर की। आज भी भिंड के 35,000 से ज़्यादा नौजवान इस देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, अलग अलग स्तर पर। कोई सेना में है, कोई नेवी में है, कोई एयरफोर्स में है, सीआईएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में है, और 100 से ज़्यादा शहीद इस भिंड की माटी के हुए हैं, जिनने हमारा मान बढ़ाया और जिनकी वजह से हम बैठे हुए हैं, हमारी छाती चौड़ी है। जहाँ तक अग्निवीर योजना की बात करें, अभी ये बता रहे थे आदरणीय चौधरी साहब कि जब इतनी लंबी नौकरी करने के बाद 40 लाख रुपए लेकर आते थे, और निश्चित तौर पर जब वो इतनी लंबी नौकरी करने के बाद आते थे तो चूंकि वो समाज में, घर में, परिवार में रहकर अपनी सेवाएं इस देश को देते थे। अग्निवीर योजना के तहत उसी स्तर की ट्रेनिंग सरकार दे रही है जो एक आम फौजी को दी जाती थी, और उसका टेन्योर 4 साल, जैसे आप कह रहे हैं 4 साल किया है, लेकिन 4 साल के बाद वो अपने घर पर 10 लाख रुपए लेकर आता है और स्वतंत्र होता है कि वो चाहे पुलिस में नौकरी कर सकता है या अन्य जगह जहाँ उनकी आवश्यकता होती है, अपनी योग्यता अनुसार वो काम कर सकता है। आज भी हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं जो सेना की नौकरी करके आए, फिर पुलिस में भी नौकरी की, फिर अन्य जगह पे भी नौकरी कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। आने वाले समय में इस कदम के जो फायदे हैं वो दिखाई देंगे। सर, ये ऐतिहासिक कदम से जो है आपके युवा जो है वो माना जाए कि बिल्कुल समर्थन करेंगे इस ऐतिहासिक कदम का, क्योंकि जिस तरह की ये योजना है खूब प्रदर्शन भी हुए। लेकिन सर अगली तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अग्निवीर की चर्चा की आपने, बड़ा सकारात्मक पहलू इसका बताया भी। सर वो मध्य प्रदेश के युवा भी जो है उनका भी बड़ा जिक्र हो रहा है और आपके कॉलेज के भी खूब चर्चे हैं। सर कितनी हकीकत, कितना फसाना इन आरोपों में? देखिए, आप समझिए, ये जो परीक्षाएं होती हैं आप भी जानते हैं और हमारे युवा भी जानते हैं कि किस तरीके से, कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षाएं होती हैं। कांग्रेस ने एक भ्रम फैलाया पहले दिन से। आप देखिए, पहले दिन से विधानसभा चल रही थी, उस समय मैं विधानसभा में ही था। सुबह जब उठा, कांग्रेस ने भ्रम फैलाया। एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, अब चूंकि आपस में नहीं पट रही है उनकी, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक भ्रम की शुरुआत की कि एक ही सेंटर से 1000 विद्यार्थी पास हुए, जबकि पास कितने हुए मुझे भी नहीं पता था कितने पास हुए जी। चूंकि ये किसी के पास रहता नहीं है, चूंकि मध्य प्रदेश जो कर्मचारी चयन मंडल है उस परीक्षाएं कराता है और कोई एजेंसी वो करती है। जिस कॉलेज में भी वो परीक्षा होती है उसका भवन इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो हमको भी नहीं पता था। जब हमने अगले दिन जब सरकार का जवाब आया तब पता चला कि उसमें 114 उसमें चयन हुए सिर्फ। आप देखिए, क्रमबद्ध तरीके से कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया, झूठ बोलने का प्रयास किया, और उन सभी झूठों का एक बाय एक करके सरकार ने और हमारे माननीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने जवाब दिया। और उसके बाद भी उस सारी चीजें क्लियर हो जाएं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पर जांच बिठाल दी, तो निश्चित तौर पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा संजू जी के साथ तो सवालों का सिलसिला रहा ही, थोड़ा गोहद की बात कर लेते हैं। बड़ा मशहूर किला है सर, और बड़ी चौक चौबंद व्यवस्थाएं मानी जाती है, लेकिन जिस तरह के परिणाम आए, इस तरह की परिस्थितियां हुई, लेकिन सर रोजगार का कोई साधन नहीं है वहां पर भी, कोई उद्योग नहीं। आपके कार्यकाल की बात करें या फिर आपको जब मौका मिला, सरकार को मौका भी मिला, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उद्योग के नाम पर कुछ नहीं है सर वहां पर। पहले तो हरभूमि संवाद 2023 के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गोहद में मालनपुर उद्योग क्षेत्र है। मैं 2020 में उपचुनाव में विधायक बना था नवंबर में। मुझे लगभग 2 साल 8 माह विधायक बने हुए हैं।
कम समय मिला। मैंने भी जब चुनाव लड़ा था उस समय जो बेरोजगार युवा साथी थे उनसे कहा था कि अपन सब मिलके जब अपनी सरकार बनेगी दोबारा से तो हम मालनपुर में रोजगार दिलाएंगे। मैंने कई प्रयास किए उद्योग क्षेत्र मालनपुर में, हमारे बेरोजगार युवा भाइयों को लेकर हमने ज्ञापन भी दिए, कई बार हमने मैनेजरों से भी बात की, लेकिन उसमें ये बात सही है कि वो लोग जो भी फैक्ट्रियां हैं बड़े लोगों की हैं, जिन पे पूंजीपतियों की है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का षड्यंत्र है। वो लोग क्षेत्र की जो युवा बेरोजगार हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं, बाहर के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जब हमारी सरकार 2023 दिसंबर में बनेगी तो गोहद विधानसभा और पूरे भिंड जिले के बेरोजगार युवा साथियों को हम रोजगार दिलाएंगे। सर, ये सरकार की उम्मीद बनने की आप कितनी, मतलब आपको कैसे लग रहा है? एक तरफ तो देखिए आप भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, आपकी विधानसभा क्षेत्र से भी प्रत्याशी घोषित हो गया। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो बड़ा दबाव सा रहता है, खासतौर पर अगर हम भिंड की बात करते हैं तो एक तरफ तो डॉक्टर साहब का क्षेत्र है, वहां पे तो माना जाता है कि वो अपने प्रभाव के क्षेत्र में काम करा लेते, लेकिन बाकी के कांग्रेस के नाम समझ में ही नहीं आते। आप विधायक बन गए, उपचुनाव में आपने जीत दर्ज की, जिस तरह की जीत थी वो बड़ी आश्चर्यजनक थी क्योंकि बाकी जगह परिणाम अनुकूल नहीं थे। तो व्यवस्थाएं आपको लगती है कि आपके चेहरे पर आपके अनुकूल नजर आती है और आपके सहारे या आपके जैसे और प्रत्याशियों के सहारे भिंड में कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी? गोहद की जनता, भिंड जिले की जनता और मैं तो कहता हूँ ग्वालियर चम्बल संभाग की जनता, जनार्दन बहुत स्वाभिमानी जनता है। जब भी उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है तो चाहे सरकार लगी रहे चाहे प्रशासन लगा रहे। हमने अटेर का चुनाव हेमंत कटारे का भी देखा था, तब बीजेपी की सरकार थी। हबीबी चुनाव जो हमारा 2020 में हुआ था उस समय भी बीजेपी की सरकार थी, पूरा प्रशासन दबाव में था, धन बल का प्रयोग किया था। उसके बाद भी गोहद की जनता जनार्दन ने और पूरे भिंड जिले के हमारे साथियों ने साथ दिया और चुनाव जिताया। मैं सभी उन साथियों को धन्यवाद और गोहद की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। रहा सवाल, आपने कहा कि गोहद में बीजेपी ने टिकट घोषित कर दिए हैं, तो मैं समझता हूं कि बीजेपी अपने आप को गोहद में कमजोर मान रही है, इसलिए उन्होंने टिकट घोषित कर दिए है। क्योंकि इन्हीं बात अभी लाल सिंह आर्य जी बैठे थे, वो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष है, 2018 में चुनाव हुए थे तो 25,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। यदि उनका इतना ही अच्छा वर्चस्व होता तो 2018 में चुनाव क्यों नहीं जीते? जिनने हराया था वो भी तो छोड़ के चले गए सर जी। जिनने हराया था उनने भी तो साथ नहीं दिया। हाँ, वो उनका अलग मैटर है कि उनने साथ नहीं दिया। तो 2020 में जनता गोहद की जनार्दन ने उनको सबक सिखा दिया कि आपने गोहद के साथ गद्दारी की है, तो उनको 12,000 वोटों से गोहद की जनता ने हरा दिया। चलिए, ये 12,000 वोटों से जीत तो मिल गई। थोड़ा सा भिंड जिले की बात कर लेते हैं सर। आप तो पीसीसी में देखते हैं, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। ये ग्वालियर चंबल में आप लोगों को इतनी उम्मीदें क्यों हैं? खूब सारी बातें हो रही हैं लगातार कि ग्वालियर चंबल, महाकौशल, विंध्य, बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस जीत जाएगी, करे ना करे कुछ। पहले तो हेलो जी चालू है सर। जी जी, पहले तो आप यहाँ पधारे, हरिगुम की पूरी टीम को चंबल की वीरभूमि पे आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। आपने कहा कि चंबल से इतनी उम्मीदें क्यों हैं जी। आप देखिए कि उपचुनाव में पूरी कांग्रेस जनता ने बता दिया कि यहाँ सिंधिया जी का प्रभाव नहीं था, कांग्रेस का अपना प्रभाव था। इसीलिए आप देख लीजिए जितने भी उपचुनाव हुए, गोहद का, दिमनी का, ग्वालियर का, मुरैना का, कहीं भी आप देख लीजिए, सुमावली का, हमने विजयश्री हासिल की और उनको परास्त किया। नहीं सर, अभी तैयारियां क्या है? तैयारियां कहाँ नजर आती हैं आपकी? हमारी तैयारियां पूरी तरह से हैं, बूथ लेवल तक कांग्रेस काम कर रही है। आपने कैसे मान लिया कि कांग्रेस तैयारी नहीं कर रही? जितने हम 2018 में जितनी सीटें जीते थे उससे ज़्यादा सीटों से जीतेंगे
और उसका चलिए, कारण जनता के भी पास सुन चलते लीजिए हैं आप। सर, कई सारे बड़े मुद्दे हैं। फटाफट इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सेशन है स्थानीय साथियों के साथ, और उसके बाद में मंत्री ओपीएस भदौरिया जी भी हमारे बीच मौजूद होंगे। सबसे पहले शुभम, थोड़ा जनता के बीच में जाइए, थोड़ा ये जानने की कोशिश कीजिए कि कॉलेज यहाँ पर सिर्फ जिला मुख्यालय पर एक है जी। मैं वापस आऊंगा जब बटेर की चर्चा होगी, तो हमारे साथ में पूर्व विधायक भी मौजूद हैं, लेकिन इस बीच में थोड़ा सा जनता से संवाद एक एक सवालों के साथ होगा। शिक्षा की स्थिति क्या है पूरे भिंड की बात करें, भिंड जिले की बात करें, कितने महाविद्यालय हैं, शिक्षा के क्या साधन है उच्च शिक्षा के सर? हेलो जी शिक्षा के क्षेत्र में माननीय यहाँ पर जब पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ भिंड की धरा पर आए हुए। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बात की है, एजुकेशन के मामले में भिंड ने बड़े बड़े झंडे गाड़े हैं और आज की तारीख में भिंड में यूपीएससी में टॉपर होने का गर्व भिंड ने हासिल किया है। और भिंड के लोगों के जितने संस्थान एजुकेशन के मामले में हैं अन्य जिलों के अपेक्षा बहुत अच्छे हैं। सर, इस संस्थानों की क्या स्थिति, कितने अच्छे संस्थान यहाँ पर उपलब्ध हैं, कितने रिसोर्सेज बेहतर हैं यहाँ पर? जितने अच्छे यहाँ होने चाहिए उस स्तर पर तो नहीं है, लेकिन जो भी वर्तमान पोजीशन में है उन पोजीशन को देखते हुए यहाँ के छात्रों ने, यहाँ के नौजवानों ने हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से यहाँ के नौजवानों के अंदर एक बड़ी जबरदस्त सोच है आगे बढ़ने की। अगर उनको सही से मार्गदर्शन और राह दिख जाए तो निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करेंगे। मैं एक प्रश्न माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं। जी, भिंड की सबसे जीवनदायिनी रोड भिंड ग्वालियर है। इसको लंबे समय से 4 लाइन के लिए प्रयास होते रहे हैं और काफी लंबे समय से यहाँ पर माननीय बीजेपी के सांसद रहे हैं, तो उसके लिए 4 लाइन की सुविधा भिंड को कब प्राप्त हो पाएगी? सर एक इसी के जुड़ा हुआ मेरा सवाल और है। भिंड इटावा ग्वालियर इटावा ट्रेन काफी लंबे समय से प्रारंभ की गई है, लेकिन आज तक उस पर दिल्ली और भोपाल के लिए वाया भिंड कोई ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। मेरी डिमांड है माननीय विधायक जी से, और जो सत्ता पक्ष के माननीय लाल सिंह जी यहाँ से चले गए, चूंकि वो केंद्र के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और केंद्र की ये बिल्कुल आपके 2 सवाल आ भी गए सर। एक कनेक्टिविटी का तो बहुत बड़ा सवाल है, 4 लेन कब मिलेगा, और ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है कि भिंड को दिल्ली और भोपाल जैसे शहरों से रेलवे कनेक्टिविटी कब मिलेगी? देखिए, मैं थोड़ी सी पीछे जाना चाहता हूं कि जो गुना इटावा रेलवे लाइन थी वो शुरुआत तो हुई थी कांग्रेस के शासन में, लेकिन कांग्रेस के शासन में शुरुआत हुई तो मालनपुर से पहले तक रुक गई थी। जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी बने तो उन्होंने इसके लिए पैसा जारी किया और इसको इटावा तक जोड़ने का काम किया, जिसकी वजह से उस पर आज कई ट्रेनें चल रही हैं। और एक बात और जानकारी देना चाहता हूं, ये NH 92 ये पहले NH नहीं था, इसको NH 92 घोषित करने वाले अगर कोई नेता थे वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने इसको NH बनाया। और उसको NH बनाने के बाद भी इसको 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाने का काम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और इसको 4 लेन और 6 लेन बनाने का भी काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, शिवराज सिंह जी चौहान करेंगे और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार करेगी, और बहुत जल्दी करने की। सर, ये आपने बता दिया, लेकिन डबल इंजन की सरकार में वो इंजन भोपाल और दिल्ली की तरफ दौड़ नहीं पा रहा है। लेकिन चूंकि ये मुद्दों की बात है तो एक छोटा सा मुद्दा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और वो सर गौरी सरोवर का है। बार बार उसके जीर्णोद्धार के नाम पर पैसा आता है, पैसा पता नहीं कहां चला जाता है, पानी में बह जाता है, लेकिन वो जीर्णोद्धार ही नहीं हो पाता है। सर देखिए, गौरी सरोवर ये हमारे बैठे हुए हैं चौधरी राकेश सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी गौरी, और जब 2003 से पहले की बात करें, 2003 के बाद की बात करें, सभी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया। जितनी जिसकी क्षमता थी, जिसकी जितनी कोशिश थी, उन्होंने अपने तरीके से प्रयास किया। चौधरी साहब ने भी प्रयास किया, नरेंद्र सिंह जी ने भी प्रयास किया, और हमने भी और अच्छा बेहतर करने का प्रयास किया। आज आप अगर जाएंगे तो आप देखिए चारों तरफ लाइटें लग गई हैं, रोड बन गई है, पानी भरा रहता था, रोड बनाने का काम हमने किया है, पुल भी बन के तैयार हो गया है, वहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बन के तैयार हो गया है,
आज सुबह और शाम को अगर आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग वहाँ पे 12-12 बजे तक घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो ये काम हमने लगातार किए हैं और ये कहना तो ठीक नहीं लगता कि वो उसके नाम पर जीर्णोद्धार नहीं हुआ। गौरी सरोवर की पहले की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है, नौजवान भी जानते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो भी समझते हैं। शुभम एक बार जरा गौरी सरोवर की स्थिति जरा जान लीजिए फटाफट, क्योंकि समय कम है, बहुत सारे सेशन हमारे साथ हैं, बहुत सारे मेहमान हैं। शुभम जरा लोगों के बीच में जानिए और गौरी सरोवर की वास्तविक स्थिति क्या है ये जानने की कोशिश कीजिए। कितना संतुष्ट है लोग अभी तक के जितना बजट आया और जितना कार्य हुआ उससे? नमस्ते सर, मैं भिंड से। गौरी सरोवर की वास्तविकता में अगर विकास की बात करें तो गौरी सरोवर में साफ सफाई, स्वच्छता तो दिखाई देती है। दूसरा, अगर हम अपने भिंड के इस शिक्षा की बात करें, आपका पहला क्वेश्चन शिक्षा का था। भिंड जिले की अगर शिक्षा की बात करें तो क्लास 8 के बाद में बेटा और बेटी की शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा अभिभावकों को परेशान होना पड़ता है। यहाँ मेन बाजार अंचल के अंदर वो स्कूल नहीं है जिस स्कूल में शासकीय सुविधाएं और शासन की तरफ से जो स्कूल में बच्चों को ना मोटिवेट किया जाए। बाथरूम की व्यवस्थाएं, पानी की व्यवस्थाएं और अतिक्रमण की व्यवस्थाएं अभी भी काफी अधिक गंभीर बनी हुई हैं। बहुत गंभीर है। चलिए, गौरी सरोवर को लेकर उम्मीद होगी कि जिस तरह का वो गौरव है ये भिंड का, वैसी उसकी तस्वीर नजर आए। थोड़ा अटेर की तरफ चलते हैं। समय से लेके इतने बड़े बड़े नाम वहां से जो है प्रतिनिधित्व करते नजर आए हैं। कटारे जी की बात करें, अरविंद भदौरिया जी की बात करें, लेकिन जब चंबल की बाढ़ आती है ना सर, तो ऐसा लगता है कि अटेर में कभी कुछ हुआ ही नहीं। इतने बड़े बड़े नामों पे पानी फिर जाता है, ये हालात बन जाते हैं और हर बार ये तस्वीर नजर आती है। क्यों वो समस्या कभी सुलझ नहीं पाती सर? असल में ये फैसला यहाँ जो उपस्थित लोग हैं उनमें भिंड और अटेर दोनों के मिश्रित लोग जी। पहले तो मैं उन सब लोगों का स्वागत करता हूं जी। और वो इस बात को ठीक से समझें। जो अटेर विधानसभा क्षेत्र है उसकी जो बुनावट है जी, वो 2 नदियों के बीच में है जी। और दोनों नदियों के बीच में जो फासला है वो मात्र 10 से 8 किलोमीटर के बीच में ही है। ज़्यादातर वहाँ रेविन्स है जी। और रेविन्स के लिए सबसे पहले जो आपने पूछा था कि मैं बताऊं अपने कार्यकाल के बारे में, तो अभी जब यहाँ बहस हो रही थी तब कहा जा रहा था कि रेविन्स का काम सबसे पहले कब शुरू हुआ। तो हाथ कंगन कुआरसी नहीं, मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ सबसे पहले रेविन्स इरोजन कंट्रोल का काम, जिसे कहते हैं कटाव नियंत्रण, और रेविन्स रिक्लेमेशन का काम जिसको कहते हैं पार्टी की सरकार में शिवशंकर समाधिया के प्रयासों से हुआ था। और मैं प्रमाण भी दूंगा, नहीं आप हाथ मत ठोकिए चौधरी साहब, मैं प्रमाण दूंगा, मैं प्रमाण दूंगा, मैं बगैर प्रमाण के कभी कोई बात नहीं कहता। सबसे पहले बीहड़ कटाव नियंत्रण का काम, और वो भी मध्य प्रदेश सरकार को वर्ल्ड जो है बैंक द्वारा जी सहयोग किया गया था। और ये चीजें आप चाहें तो आप इंटरनेट पर निकाल लें, जिसका कार्यालय भी अटेर के ही मेरे सामने बैठे हुए मनोज देपुरिया जी के भवन के सामने मर्दान सिंह जी की कोठी में था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, दिग्विजय सिंह जी ने सबसे पहले बेहद कटाव नियंत्रण के काम को रोका, इरोजन कंट्रोल के काम को रोका, और उस पूरे सब डिवीजन को वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ले गए जहां रेवेन्यू इरोजन का कोई काम नहीं होना था। सर, कोई जवाब है इसका? आदरणीय, सर्वप्रथम तो कनेरा योजना आपके समय में शुरू हुई थी। पहले प्रश्न हो रहा है, पहले बेहद सर्टिफिकेट की बात करते हैं। नहीं सर, ये लेकिन जब जिस सवाल पे बात हो रही है जी, उसमें इसमें उसका उत्तर दीजिए। और सबसे अजीब बात यह कि वहाँ राघवगढ़ वगैरह में इसकी क्या जरूरत पड़ गई सर? जहाँ जरूरत तो यहाँ थी इसकी, यहाँ से क्यों हटाया बिहाड़का का? श्रीमान जी, जब ये योजना गई थी तब आप कांग्रेस में ही थे, तब आपने कभी विरोध नहीं किया होगा। जब तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अटेर में बेहद समतलीकरण का कार्य काफ़ी समय चला। और आप बाढ़ के समय के बारे में मुझे पूछ रहे थे, तो बाढ़ में मैंने व्यक्तिगत काम किया है। बाढ़ के समय अरविंद जी या अन्य नेता आते हैं, बताते हैं साहब इस गांव को यहाँ बसाएंगे, उस गांव को वहाँ बसाएंगे,
आप मालूम कर लीजिए कि आपदा में भी राजनीति और अवसर ढूंढते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सर वो जवाब बहुत संतोषजनक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पानी की बात हो रही है, लेकिन कहीं पानी ज्यादा है कहीं पानी कम है। पानी ये गोहद में पानी कम क्यों है सर? पेयजल की स्थिति देखिए, लगभग 18.5 साल बीजेपी की सरकार को हो गए, और उसके पहले तो थी कांग्रेस की सरकार, लेकिन ज्यादातर उस समय प्यास कम लगती थी, अब ज्यादा पानी लगती है। की समस्या 18 साल से ज्यादा उत्पन्न है, क्योंकि मैं भी गोहद विधानसभा के रहने वाला हूं, कोई बाहर का नहीं। जी। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, जटवारा क्षेत्र आता है, लगभग 62 गांव खारे पानी की समस्या से पीड़ित हैं। जी। लगातार 3 बार लान सिंह आरजी 2 बार विधायक रहे, 1 बार मंत्री रहे सरकार में। उन्होंने बार बार पानी की समस्या हल करने की बात की। गोहद में भी पानी की विकराल समस्या थी। उपचुनाव जब हुआ था तो गोहदवासियों ने मुझसे कहा था कि पानी की समस्या हल होना चाहिए। मैंने वादा किया था कि गोहद में पानी की समस्या हल होगी। 2018 में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उन्होंने शिलान्यास किया था 2018 में, 5 साल पूर्व, लेकिन कागजों में कोई स्वीकृति नहीं थी। मैंने विधानसभा क्वेश्चन लगाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2018 में जब गोहद में आए थे, उन्होंने 119 करोड़ की जलावर्धन योजना की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक स्वीकृति क्यों नहीं मिली है। तो जब मैंने विधानसभा क्वेश्चन लगाया तो 1 करोड़ 19 लाख की जलावर्धन योजना स्वीकृत हुई है। अभी कार्य चल रहा है, लगभग 35 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कुतवार से पानी आ रहा है, पाइपलाइन बिछ रही है। लगभग दिसंबर जनवरी तक 2024 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा। सर किसको देंगे इसका श्रेय? जी, श्रेय किसको देंगे इस योजना का? श्रेय तो 2018 में जब घोषणा कर गए थे, तब से क्यों नहीं हो पाया वो काम। चलिए, ये तमाम स्थानीय मुद्दों पे बात हुई थी, कोई जनता का मुद्दा हो तो वो बात करेंगे, और उसके बाद हम चूंकि इस सत्र के समापन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कोई सवाल जनता की तरफ से विधायकों के लिए है, प्रतिनिधियों के लिए है? जी सर, हमारा मुद्दा शिक्षा के ऊपर है। जी। जो विधायक जी, मंत्री जी यहाँ से दावा करते हैं भिंड जिले से, अगर यहाँ की किसी भी संस्था से वो पढ़ के यूपीएससी टॉप किया हो तो संस्था का नाम बता दे। वो दिल्ली, बनारस या कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो टॉप वहां से कर रहे हैं, ना कि यहाँ से कर रहे। कोई भिंड जिला में इंडिया का बच्चा पढ़ने नहीं आता। जिले के बच्चे इंडिया के दूसरे राज्यों में पढ़ने जा रहे हैं, ना कि यहाँ पढ़ने कोई आ रहा बाहर का बच्चा। यहाँ से आगे यूपीएससी दिल्ली में पढ़कर टॉप कर रहे हैं, ना कि यहाँ कोई बाहर का बच्चा पढ़ने आ रहा। मैं खुद पेशे से टीचर हूँ। मैंने काफी बच्चों को पढ़ाया है, कोई आर्मी में लग रहा है, कोई सीआरपीएफ में लग रहा है। मैं बहुत बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पे, मैं बाहर रहता था, मैंने अपने गोहद में आके अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मैंने वहाँ पे संस्था खोली, वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, काफी बच्चों को पढ़ाया। आप एक तरफ नाम पूछ के आना कौन पढ़ा रहा है वहाँ पे। लेकिन यूपीएससी की कोई संस्था यहाँ पे है क्या? कोई ऐसा विश्वविद्यालय है, मेडिकल, एजी या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज इस पूरे भिंड जिले में कहीं भी हो तो आप बताइए। संजीव जी, क्या मैं क्या भोपाल पढ़ने जाता हूं वहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज? सबसे पहला सवाल ही संजीव जी आपसे यही था, और यही हकीकत भी है कि यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि यहाँ पे यहाँ भी दम है, और ये जाहिर भी होता है, चाहे सेना की बात कर ले या यूपीएससी की बात कर ले, लेकिन संस्थान यहाँ पर नहीं है सर। लोगों को जाना बाहर ही पड़ता है। देखिए, कुछ बात में मैं सहमत हूं कि मेडिकल कॉलेज जैसी संस्था जो कुछ समय पहले आनी चाहिए थी लेकिन लेट हुई, अब बहुत जल्दी भिंड में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन होने वाला और मेडिकल कॉलेज खुलने वाला। वित्तीय बजट में उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। इस वित्तीय बजट में मेडिकल कॉलेज के लिए क्या पैसा मंजूर हुआ है? अब परेशानी ये है कि पैसा नहीं है, बनने लगेगा तभी मानोगे क्या? जब मैं कह रहा हूं और झूठी घोषणाएं नहीं, जब मैं कह रहा हूं कि भिंड में बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन होगा, भिंड नगर पालिका नगर निगम बनेगी, उमरी ग्राम पंचायत नगर परिषद बनेगी, तो ये दावे के साथ कह रहा हूं और ये आपके सामने होगा, अभी होगा 15 दिन के अंदर। पहली बात। दूसरी बात, हमारे नौजवान भाई ने बात अच्छी की है, लेकिन क्या होता है, जैसे हम ग्वालियर की बात करें या अन्य महानगरों की भी बात करें, हम अपने बच्चों को
कहीं कोटा भेजते हैं, कहीं दिल्ली भेजते हैं, कहीं बड़े शहरों में भेजते हैं कोचिंग करने के लिए। तो वो जाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो हैं नौजवान यहीं के। और यहाँ भी एक यूपीएससी की तैयारी के लिए एमजीएस में संकल्प कोचिंग चल रही है। कुछ लोग वहाँ भी जाते हैं, वहाँ से भी पढ़ते हैं और उससे सिलेक्ट भी हुए हैं। और भिंड में चूंकि बहुत सकारात्मकता है, आपने कहा ना कि यहाँ से भी मजबूत हो, यहाँ से भी बहुत मजबूत हैं। यहाँ के लोग बहुत मजबूत हैं, हर तरीके से मजबूत हैं, और उनको सही दिशा मिल जाए और अगर दिशा पकड़ के वो आगे बढ़ें तो उनको कोई पूरी दुनिया में हरा नहीं सकता। ये निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है। और आप देखिए भिंड में 10th और 12th में 23 बच्चे इस मध्य प्रदेश में टॉपर होते हैं। सीएम राइज स्कूल के टॉपर होते हैं, एक्सीलेंस स्कूल के टॉपर होते हैं। कई विद्यालय, आप यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में आप देखिए कि हमारा जो हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, उसको कई पुरस्कार मिले हैं। पहले एक आईसीयू होता था, आज 4 आईसीयू हो गए हैं। एक भी प्लांट ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, आज 3 ऑक्सीजन प्लांट हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है, हर तरफ सर काम हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। एक आखिरी सवाल, बार बार आप खड़े हुए थे अटेर से, वो लेते हैं और उसके बाद इस सत्र को समाप्त करेंगे। जी शुभम, ये सवाल जरूर ले लीजिए क्योंकि काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आप। जी जी सर, ये अटेर का सवाल है सर। मैं अटेर विधानसभा से आया हूं। सर्वप्रथम मैं संवाद के माध्यम से आप लोगों का यह ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, ये जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश के अंदर अटेर ही एक ऐसी विधानसभा है जो आज भी ग्राम पंचायत ही है। बड़े बड़े नेता दावा करते हैं मैंने अटेर क्षेत्र के लिए ये किया वो किया। इसका एक अनूठा उदाहरण अटेर के अंदर आने वाली बाढ़ है, जिसमें मनोज देपुरिया जी ने अपने घर से ले जाके अपने स्वयं के धन को खर्च किया और लोगों की मदद की। जबकि ये बड़े बड़े नेता वादा करते हैं, दावा करते हैं कि मैं अटेर में ये करा रहा हूं, वो करा रहा हूं। मैं इस बात के लिए प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मैं आपसे विश्वास दिला के कहता हूं ये कोई नेता अटेर नहीं आते हैं और बाढ़ के नाम पे जनता के साथ धोखा करते हैं। उस समय केवल मनोज देपुरिया ही एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाढ़ के समय में दिन और रात अपना कार्य किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ओके जी, ये अर्बन अपग्रेडेशन की बात हो रही है सर, ये पंचायत ही बनी रही, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाई। जी 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 जल्दी से। काफी लंबे समय से जी आपने पूर्व के वक्ताओं में से, जिनमें लाल सिंह जी और राकेश जी भी जब बहस कर रहे थे और हिमांशु जी उनको कर रहे थे, जी अटेर पे 57 वर्ष तक निरंतर कांग्रेस का शासन रहा जी, और नगर पंचायत और नगर पालिका बनाने के लिए उसके लिए आखिरकार कोई न कोई तो नॉर्म्स रखे ही जाएंगे। ठीक है सर। तो सबसे बड़ा नॉर्म होता है कि जनसंख्या का। बिल्कुल। चूंकि बेहड़ में है, उसके आसपास कुल मिलाकर के इस प्रकार की स्थिति नहीं बन पाती जो उसकी आबादी नगर परिषद की या उसकी क्राइटेरिया में आ पाती। इसका एक कारण ये रहा। दूसरी, सर आबादी क्यों नहीं बढ़ रही है? पलायन हो रहा है ना? नहीं, आबादी इसलिए नहीं बढ़ रही कि तुरंत बॉर्डर का क्षेत्र है बिल्कुल, और चंबल का बीहड़ है जी। बीहड़ होने के कारण वहाँ आवागमन के लिए उतनी व्यापक व्यवस्था नहीं है और एक चौरस स्थान नहीं है, और जो भी चीज होती है उसके लिए फीडिंग भी जगह जगह चाहिए कि फीडर कहाँ से होगा, तो इसलिए वहाँ ये सारी चीजें नहीं हो पाई। चलिए बिल्कुल, ये तमाम सवालों का सिलसिला था यहाँ पर और जिस तरह की मांग थी। जी सर जल्दी से कर लीजिए फटाक से। और जल्दी ले हो 1 मिनट में। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भिंड में बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, यहाँ पर इनाम मिलती है, लेकिन डॉक्टर देखिए तो डॉक्टर के नाम पर यहाँ पर कोई नहीं है। अगर चाहते तो कंप्यूटर पे अगर हम दवाई ले लें तो वो दवाई दे सकता है। यहाँ का डॉक्टर पे अगर दिखाने जाएं तो हमको जुखार होगा और टीवी बता देगा। यहाँ के नंबर दूसरी बात, भिंड में मैं भी 10 साल नगर पालिका में पार्षद रहा हूँ, मैंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार और बेईमानी नहीं देखी जो आज
रहे हैं। भिंड में बनाए गए लेकिन बाथरूम और फिर उनको तोड़ा गया और फर्जी भुगतान किया गया। ये भिंड की हालत है, ये भिंड का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रतिनिधि। सर आपने इतने सारे दावे किए थे लेकिन हकीकत तो कुछ और है, जो कि आखिरी जवाब है और उसके बाद हम अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे हमारे साथी के साथ। चचा क्या है 5 साल पार्षद रहे ना, तब तो गिट्टी डलवा नहीं पाए। एक बात और 2003 में 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 24 मेडिकल कॉलेज हैं। 2003 से पहले किसकी सरकार थी? इस देश में सबसे ज्यादा राज किस पार्टी ने किया? इसका दोषी कौन है? जब मेडिकल कॉलेज ही नहीं होंगे, डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो और अस्पतालों में डॉक्टर कहां से आएंगे? आज संख्या बढ़ के 24 हो गई है। आज डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ रही है, लगातार रेजिडेंशियल डॉक्टर्स आ रहे हैं, ट्रेनी डॉक्टर्स आ रहे हैं, बॉन्डेड डॉक्टर्स आ रहे हैं। आप देखिए काफी संख्या बढ़ गई है और अस्पताल में बहुत अच्छी स्थिति भी हो रही है। हाँ, इतना मैं मान सकता हूं कि डॉक्टर्स की अभी भी कमी है, वो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद संजीव जी, धन्यवाद सभी मेहमानों का। उम्मीद यही करेंगे कि जैसे अटेर का देवगिरी पर्वत की ऊंचाई है, उन्हीं ऊंचाइयों को अटेर छुए। अगर हम बात करें तो पृथ्वीराज जी का जैसा सम्मान है वैसा सम्मान इस भिंड का रहे, गौरी सरोवर का सौंदर्य तरह का रहे। और अगर हम गोहद की बात करें तो वहां का झंडा उसी किले पर बुलंद रहे। इन्हीं तमाम उम्मीदों के साथ हम अगले स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथी दिनेश शुक्ला जी के साथ में हम अपने मेहमानों का यहाँ पे जो है वो एक बार फिर वापस सम्मान करते हैं, यहाँ पर स्वागत करते हैं। नए मेहमानों को हम यहाँ पर जरूर आमंत्रित करेंगे और इन मेहमानों के संदर्भ में हम आपको आमंत्रित करेंगे। हमारे साथी दिनेश शुक्ला के साथ में मंच पे नरेंद्र कुशवाहा जी को हम